हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें एक तो आएगा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेक इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यूट्रोफिकेशन क्या होती है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम, एस्ट्री इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड गंगा एक्शन प्लान के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज हम बेसिकली कवर करेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम होता क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का जो मेन हैबिटेट होता है ना, वो होता है वाटर। ऑर्गेनिज्म का मेन हैबिटेट कौन सा होता है? वाटर। तो मेन जो ऑर्गेनिजम्स है वो वाटर में रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर हम बात करें सैलिनिटी के बेसिस पे, तो सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे, सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे एक्वाटिक इकोसिस्टम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से है? एक तो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेरीन वाटर इकोसिस्टम एंड ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन सा होता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट बिल्कुल ही कम होता है। 5 पीपीटी से भी कम होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में सॉल्ट कंटेंट। पीपीटी का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर 1000। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो सॉल्ट कंटेंट है वो 5 पीपीटी से कम रहता है। फॉर एग्जांपल लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, तो ये किस में आते हैं? लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारे आते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। इसके अलावा स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स जो है ये सारी फ्रेश वाटर में ही आती हैं। मैरीन वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो मैरीन वाटर इकोसिस्टम वो वाटर बॉडीज होती है जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। 35 पीपीटी से ज्यादा होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट। इसमें कौन से आ जाते हैं? इसमें शैलो सीज हो गया या फिर ओपन सी हो गया, ये किस में आते हैं? मेरीन वाटर इकोसिस्टम में। लास्ट में ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है ये फ्रेश एंड मरीन वाटर के सेंटर में आ जाता है। मतलब कि जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है इसमें जो सॉल्ट कंटेंट रहता है वो रहता है 5 to 35 पार्ट्स पर 1000 के बीच में होता है इसमें सॉल्ट कंटेंट। फॉर एग्जांपल एस्ट्रीज हो गया, सॉल्ट मार्शल्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स हो गए या फॉरेस्ट वगैरह जो आते हैं ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर फ्लोरा एंड फौना दोनों ही आ जाते हैं। राइट, इसमें हम फ्लोरा के बारे में डिस्कस करेंगे और फौना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो पानी में प्लांट लाइफ है वो क्या होती है? फ्लोरा। और जो पानी में एनिमल लाइफ है वो किस में आ जाती है? फौना में आ जाती है। तो इसमें हम फ्लोरा एंड फौना दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो एक्वाटिक इको जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे वो रहते हैं, लोकेशन के बेसिस पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? न्यूस्टन्स, पैरीफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन एंड बैंथोस। न्यूस्टन कौन से होते हैं? न्यूस्टन होते हैं वो प्लांट्स जो कहाँ पे रहते हैं? जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं। इसमें अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो पानी और हवा दोनों के इंटरफेस पे रहते हैं, एयर वाटर के इंटरफेस पे जो आते हैं वो आते हैं न्यूस्टन्स। इसमें बेसिकली फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाते हैं। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो न्यूस्टन्स में आते हैं। आपने देखा होगा पानी के ऊपर कई बार क्या होता है, किसी जगह का पानी होता है तो उस पानी में क्या होता है, ऊपर प्लांट से दिखाई देते हैं। तो वो जो प्लांट्स उसके ऊपर हमें दिखाई देते हैं ना पानी के ऊपर, वो होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। तो उनको न्यूस्टन बोलते हैं, न्यूस्टन की कैटेगरी में वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटल हो गया, बैक स्विमर्स हो गए, ये आते हैं न्यूस्टन में। नेक्स्ट पैरीफाइटन्स की बात करें तो पैरीफाइटन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। प्लांट्स कौन से? वो जो वेल डेवलप्ड एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर एक स्टेम होती है, रूट सिस्टम होता है, लीव्स होते हैं। तो उन प्लांट्स के साथ जो अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में आते हैं? वो पैरीफाइटन के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेसाइल एल्गी। सेसाइल एल्गी क्या आएगी? पैरीफाइटन में आ जाएगी। राइट,
सेसाइल एल्गी, ये पेरिफाइटन में आती है, या इसी एल्गी के जितने भी एसोसिएटेड जो फैमिली के ग्रुप्स हैं वो सारे पेरिफाइटन की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट आ गए प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स कौन से होते हैं? प्लैंक्टॉन्स में एक तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स कौन से हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स में आ जाएगी एल्गी, और क्रस्टेशियंस में जू प्लैंक्टॉन्स वगैरह आ जाएंगे, जू प्लैंक्टॉन्स, प्रोटोजोआ, ये सारे आ जाएंगे एनिमल्स में, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये कुछ प्लैंक्टॉन्स होते हैं जो मूविंग वाटर में होते हैं, बट जो मूविंग वाटर वाले प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ज्यादातर जो नॉर्मल वाटर में प्लैंक्टॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लैंक्टॉन्स फास्ट मूविंग वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेक्टॉन्स की। नेक्टॉन्स कौन से एनिमल्स होते हैं? नेक्टॉन्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो स्विमर्स होते हैं, जो एनिमल्स पानी में तैरते हैं। स्विमर्स वाले जो एनिमल्स हैं वो नेक्टॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ये कंपैरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 2 mm से बड़ा होता है। 2 mm से लेकर जो लार्ज मैरीन एनिमल्स है ना वो नेक्टॉन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया। ब्लू व्हेल जो है ना वो भी नेक्टॉन्स की कैटेगरी में ही आती है। लास्ट बैंथोस। बैंथोस कौन से होते हैं? जो बॉटम पे प्लांट्स होते हैं, जो वाटर बॉडी के, कोई भी पॉन्ड है, लेक है, ओशन है, तो वाटर बॉडी की बॉटम के जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं बैंथोस की कैटेगरी में, राइट। बी फॉर बैंथोस, बी फॉर बॉटम। तो जो बॉटम कैटेगरी के प्लांट्स है वो बैंथोस की कैटेगरी में आएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब इसमें अगर हम एक्वाटिक हैबिटेट्स की बात करें तो एक्वाटिक हैबिटेट्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो आता है सनलाइट एंड ऑक्सीजन। सनलाइट एंड ऑक्सीजन इसको अफेक्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। सनलाइट एंड ऑक्सीजन अफेक्ट करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को। सनलाइट एंड ऑक्सीजन के अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड टेम्परेचर ये भी अफेक्ट करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स को। तो एक एक करके अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आता है सनलाइट। अब ये जो सनलाइट है, सनलाइट जो है ये पानी के बॉटम तक नहीं जाती। सनलाइट कितना पिनिट्रेट कर रही है पानी के अंदर वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वाटर की ट्रांसपेरेंसी पे, कि जो सनलाइट है वो किस डेप्थ तक जा रही है, राइट। तो ये जो सनलाइट है ये पानी के अंदर एक लिमिटेड डेप्थ तक जाएगी, उसके आगे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, राइट। तो सनलाइट पेनिट्रेशन के बेसिस पे जो वाटर के अंदर जोन्स बनती है ना वो 2 जोन्स बनती है। एक होती है फोटिक जोन, दूसरी होती है एफोटिक जोन। फोटिक जोन कौन सी होती है? फोटिक जोन वो लेयर होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जहां तक की सनलाइट पेनिट्रेट करती है, राइट। सपोज यहाँ पे कोई पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है ये, तो इसके अंदर ऐसे नहीं है कि जो सनलाइट है वो बॉटम तक पहुंचेगी। बॉटम तक सनलाइट कभी भी नहीं पहुंचती। सनलाइट जो होगी वो एक डेप्थ तक पहुंचेगी, जिस डेप्थ तक, सपोज इस डेप्थ तक जो है सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, तो जिस डेप्थ तक ये सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है वो वाली जो जोन आ जाएगी ना सारी, वो जोन आ जाएगी फोटिक जोन के अंदर। उसके नीचे जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही वो किस में आ जाएगी? एफोटिक जोन में आ जाएगी। तो फोटिक जोन में वो वाला एरिया भी आ जाता है जहां तक कि 1% लाइट भी पहुंचती है, वो किस में आता है? वो फोटिक जोन में ही आता है, राइट। तो एफोटिक जोन जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती। जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड प्लांट ग्रोथ होती है एफोटिक जोन में, राइट। रिस्ट्रिक्टेड प्लांट ग्रोथ, इतनी ज्यादा प्लांट ग्रोथ एफोटिक जोन में नहीं होती, क्योंकि जितनी भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज है वो सारी की सारी फोटिक जोन में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होती है। इसीलिए जो फोटिक जोन है, फोटिक जोन में होती है सारी की सारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज, राइट। तो अब जहां तक सनलाइट जाती ही नहीं है वहां पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज भी नहीं होगी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज नहीं होगी तो इट मींस यहाँ पे प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो नहीं होंगे। जो थोड़े बहुत प्लांट्स होते भी है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ के होते हैं प्लांट्स यहाँ पे, राइट। इसीलिए ये वाली जो एफोटिक जोन है इसको प्रोफंडल जोन भी बोलते हैं। एफोटिक जोन को और क्या बोलते हैं? प्रोफंडल जोन भी बोला जाता है एफोटिक जोन को, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे होती है, वो पानी में डिजॉल्व होती है। जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो जितने भी मेरीन एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो कहाँ से फिर ऑक्सीजन लेते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं। फ्रेश वाटर में जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, वो होती है यूजली 0.001%। फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट है ना, वो डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जितने भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है सब में ऑक्सीजन की अमाउंट सेम होगी, सेम नहीं होती। ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है पानी के अंदर वो वेरी करती है। जैसे कि कोई ओपन ओशन है, उसके वहां पे जो ऑक्सीजन की अमाउंट है अलग होएगी, किसी लेक में अलग होएगी, किसी पॉन्ड में अलग होएगी। तो वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करती रहती है। फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 0.001%। 0.001% होती है फ्रेश वाटर के अंदर। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, यूनिट्स में 10 पार्ट्स पर मिलियन इसको बोला जाता है, 10 पार्ट्स पर मिलियन, राइट। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो फ्रेश वाटर की होती है वो कितनी होती है, 10 पार्ट्स पर मिलियन होती है। परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो 0.001% होती है, जो कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एयर में अगर हम कंपेयर करें इसी ऑक्सीजन को, वाटर की ऑक्सीजन को अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एयर के साथ कंपेयर करें तो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही कम होती है। 150 टाइम्स कम ऑक्सीजन होती है वाटर में एज कंपेयर टू एयर, राइट। अब बात आती है कि ऑक्सीजन पानी में एंटर करती कैसे है। अब देखो, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती है या कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एयर वाटर के इंटरफेस पे होते हैं, राइट। तो ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती है इसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एंटर करती है। अब ये जो क्वांटिटी होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ये डिपेंड करती है कि वहां पे जो वाटर बॉडीज है वो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रेस्पिरेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि वहां पे जो वाटर बॉडीज रहती है, ठीक है, वो वाटर बॉडीज जो है उन वाटर बॉडीज की रेस्पिरेशन होगी तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन है, पानी की जो ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल अगर हम फिशेस की बात कर ले तो फिशेस क्या करती है, फिशेस जब रेस्पिरेशन करती है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर उसको यूज करती है, तो उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो एस्केप होती है, पानी में से बाहर निकलती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है पानी के अंदर वो चेंज होती है, राइट। इसके अलावा अब ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन के थ्रू और दूसरा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो एंटर करती है। तो ये तो दो फैक्टर है जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है पानी के अंदर चेंज होती है। एक तो रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर करती है और रेस्पिरेशन के थ्रू जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती है वाटर की, राइट। अब ये रिटेन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और एस्केप कैसे होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, राइट, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब एक और इसमें पॉइंट आ जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में। अगर किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 3 to 5 ppm से कम हो जाती है तो वहां के जो मेरीन एनिमल्स होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, राइट। 3 to 5 pm से ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है कि कहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है। जितना वाटर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होएगा, कोई भी लेक का, पॉन्ड का या ओशन का जितना पानी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होएगा उतनी ज़्यादा उसमें लाइट पेनिट्रेट करेगी। तो ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करती है सनलाइट की जो फोटिक जोन है। सनलाइट के अंदर जो फोटिक जोन आती है वो किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसपेरेंसी पे। अगर वाटर की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी तो फोटिक जोन ज़्यादा होगी, फोटिक जोन ज़्यादा होगी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी। फ्रेश वाटर की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर में ट्रांसपेरेंसी होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टेम्परेचर।
जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, राइट। कैसे डिपेंड करती है, अब देखो ओशियन का पानी अगर गर्म होएगा, ओशियन के पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उससे क्या है, उससे जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होएगी। तो टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होएगी। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो जो वाटर टेम्परेचर है ना वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता कंपैरेटिवली एयर टेम्परेचर के। अब आपने देखा होगा जो एयर टेम्परेचर होता है समर सीजन की अगर हम बात करें तो समर सीजन में जो एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ के 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज की नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में कभी कभार जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री से भी कम रह जाता है। तो जो एयर का टेम्परेचर है 0 to 40 के बीच में वेरी करता है, 0 से भी माइनस में चला जाता है कई बार तो जो टेम्परेचर है, ठीक है। और गर्मियों में 40 से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एयर की जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है ना बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की हीट रिटेन करने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी हीट अब्सॉर्ब करता है, मैक्सिमम हीट कितनी अब्सॉर्ब करता है। तो वाटर की जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। लेकिन वाटर का इसीलिए हीट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा है, इसीलिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। ना तो एकदम से पानी ठंडा होता है ओशन का, ना ही एकदम से गर्म होता है। इसीलिए अगर क्लाइमेट चेंज, अब देखो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे क्या है, ओशन का टेम्परेचर ज्यादा होएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होएगा, ग्लोबल वार्मिंग होएगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगी तो ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर ओशन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उससे जो हमारी मेरीन लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। जो ओशन की फिशेस वगैरह है वो मरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, एयर का जो टेम्परेचर है बहुत वेरी करता है, इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हुए हैं। एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वहीं पे अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर पानी का बढ़ेगा या कम होएगा तो उससे क्या है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो मरने शुरू हो जाएंगे। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी पानी का बढ़ता है ना तो उससे जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो मरने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।